सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी यह देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको केवल ये 3 संबंध याद रखने हैं, इससे राष्ट्रीय आय संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे। पहला है समग्र माइनस घिसावट बराबर निवल। अब वो समग्र राष्ट्रीय आय हो सकती है, समग्र घरेलू आय हो सकती है। इसमें से जब घिसावट घटा दी जाती है तो निवल नेट बचता है। दूसरा है घरेलू आय प्लस शुद्ध विदेशी आय बराबर राष्ट्रीय आय होता है, यानी घरेलू आय में शुद्ध विदेशी आय जोड़ दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय हो जाती है। और तीसरा है बाजार मूल्य पर आय में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो साधन लागत पर आय निकल जाती है। इन्हीं 3 संबंधों को आपको याद रखना है। इसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समग्र का वो करते हैं, विश्लेषण करते हैं। समग्र मतलब जितना भी कुल उत्पादन हुआ उसे समग्र कहा जाता है। जैसे उत्पादन प्रक्रिया में कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे घिसावट होती है जिसे हम घिसावट कह सकते हैं, वो घिसावट भी कुल में शामिल होती है। जैसे मान लीजिए कि हम उत्पादन प्रक्रिया शुरू किए हैं साधनों को लगाकर और उत्पादन हमारा कुल होता है 1000 रुपये का, लेकिन इस 1000 का उत्पादन करने की प्रक्रिया में मशीन और अन्य चीज़ें जो टूट फूट होती हैं, जो पहले की पूंजी है उसमें जो टूट फूट होती है वो 200 रुपये की टूट फूट हो जाती है, तो इसे हम घिसावट कहते हैं। और जब नेट निकालते हैं यानी हम कुल कितना वास्तव में योगदान हुआ तो इस घिसावट को घटाकर ही योगदान हम ज्ञात करते हैं, तो 800 होता है। तो अब ये समग्र राष्ट्रीय आय भी हो सकती है और समग्र घरेलू आय भी हो सकती है। इसको हम घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के सेगमेंट में विशेष रूप से समझाते हैं। तो समग्र वह होता है जो कुल उत्पादन हुआ, और घिसावट वह है जो उस उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों में रिप्लेसमेंट होता है या अन्य चीज़ें जो पूंजी की मूल्य को स्थिर रखता है, वो चीज़ें उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए जो बचता है, क्षतिपूर्ति को घिसावट कहेंगे, या जो क्षतिपूर्ति की जाती है उस समस्त प्रक्रिया को घिसावट कहेंगे, और जो बचता है वही निवल है, और यही वास्तव में उस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है, इसे नेट कहा जाता है। अब हम आते हैं घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो आप एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, मान लीजिए ये देश है, इसके सीमा में देश के भी लोग भी होंगे और फॉरेनर भी होंगे, तो इन दोनों के योगदान का कुल इस सीमा में जो योग होता है उसे घरेलू आय कहते हैं। ध्यान देंगे कि अपने देश के लोग विदेशों में भी उत्पादन कर रहे होंगे जिसकी आय हमें प्राप्त होती है, लेकिन घरेलू आय में अपने देश के लोग जो बाहर उत्पादन कर रहे हैं उसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से फॉरेनर द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो हमारा आयात की तरह होता है, या तो हम इसके द्वारा इसके देश में किया गया उत्पादन अपने पास लाएं या इसके द्वारा अपने ही देश में किया गया उत्पादन लें। दोनों ही दशाओं में यह आयात होता है, जो कि हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर नहीं प्रभावित करता है। इसीलिए घरेलू आय में ये देश की सीमा को लिया जाता है। अब राष्ट्रीय आय में अपने देश की सीमा में जो लोग हैं उनका उत्पादन होगा ही, विदेशों में जो भी फैले हुए हैं राष्ट्रीय लोग उनके द्वारा किया गया योगदान भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय बराबर होता है, राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस शुद्ध विदेशी आय। शुद्ध विदेशी आय, अब शुद्ध से मतलब होता है इसमें निर्यात जोड़ा जाएगा। शुद्ध विदेशी आय मतलब होता है निर्यात माइनस आयात। अब शुद्ध विदेशी आय यदि निर्यात ज़्यादा है तो धनात्मक होगी, आयात ज़्यादा है तो ऋणात्मक होगी, और उस दशा में इसको समायोजित कर लिया जाएगा। ये शुद्ध विदेशी आय ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो यदि ऋणात्मक होगी तो राष्ट्रीय आय घरेलू आय से कम होगा, और धनात्मक होगी तो राष्ट्रीय आय घरेलू आय से ज़्यादा होगी। यहाँ शुद्ध विदेशी आय का मतलब होता है आयात और निर्यात का अंतर। और आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में शुद्ध शब्द से मतलब यहाँ अप्रत्यक्ष कर और
सब्सिडी दोनों जोड़ी गई हैं। तो बाजार मूल्य पर आय, अब ध्यान देंगे कि कोई भी उत्पाद जैसे फैक्ट्री के गेट पर निकलता है तो वह साधन लागत पर होता है। साधन लागत पर उसका मूल्य निर्धारित होता है। साधन उत्पादन प्रक्रिया में दुनिया भर के साधन उपयोग किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, जैसे श्रम हो गया, पूंजी हो गया, भूमि हो गया, कच्चा माल हो गया, उद्यमी की कुछ अपनी पारिश्रमिक हो गई, उसका छोटा मोटा लाभ हो गया। ये सब साधन हैं और इनकी लागत पर जो प्रति इकाई मूल्य होता है उसे साधन लागत पर मूल्य कहा जाता है। लेकिन साधन लागत पर मूल्य ऐसा हो सकता है कि जो उस वस्तु को पहुंचाने में सरकार को लगता है कि इसे लोगों के पास सस्ते में पहुंचना चाहिए, तो सरकार इस पर सब्सिडी देगी। तो सब्सिडी देने से जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। सब्सिडी देने से कीमत कम हो जाती है। तो ये जब केवल इस वस्तु जो साधन लागत पर उत्पादित वस्तु है, इस वस्तु को बाजार में पहुंचाया जाता है, तो यदि केवल सब्सिडी दी गई होगी तो साधन लागत से जो कीमत तय होती है, बाजार कीमत उससे कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई ऐसी वस्तु हो कि सरकार को लगे कि नहीं ये इतने सस्ते में पहुंच जाएगी तो जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा देगी, जैसे मादक द्रव्य हैं, मादक पदार्थ हैं, शराब या तंबाकू उत्पाद हैं। तो ऐसे चीज़ों पर सरकार टैक्स लगाती है और वो टैक्स प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष कर होता है। तो उस पर टैक्स लगा दिया, मान लीजिए यही वस्तु है, इस पर जब टैक्स जोड़ दिया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स जोड़ दिया जाए तो ये वस्तु साधन लागत पर जो उत्पादित हुई है इससे काफ़ी महंगी होगी। लेकिन अब अर्थव्यवस्था में तो एक एक वस्तु का विश्लेषण होता नहीं है, कुछ वस्तुओं पर टैक्स होता है, कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी होती है। तो इसीलिए एक साथ इसको लिया जाता है कि बाजार मूल्य पर जो कीमत होती है उसमें साधन लागत की कीमत से टैक्स जोड़ा गया होता है और सब्सिडी घटाई गई होती है। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एट, इसको हम शार्ट में लिखते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर क्या है, तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट में, फैक्टर कास्ट में से सब्सिडी घटाई गई होगी और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा गया होगा और इन दोनों को संयुक्त रूप से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो ये तीन संबंध हैं, इसको यदि सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये बहुत कठिन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।